आज हम कॉनिक सेक्शन में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कॉनिक के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो इसी को सांको भी बोलते हैं हिंदी में, कॉनिक अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कॉनिक का मतलब होता है सांको, या इसी को कह सकते हैं दो घात का व्यापक वाक्य। तो ये जो कॉनिक है ये कुछ भी रिप्रेजेंट करता है जो आपको अभी पढ़ना है। सबसे पहले कॉनिक आपका ये 2 डिग्री का कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकता है। परवलय भी हो सकता है जो आपको पढ़ने है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, अति परवलय वृत्त भी हो सकता है और 2 रेखाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कॉनिक की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है और किस केस में कब कौन सा कर्व देता है। तो सबसे पहले हम 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन समझते हैं। 2 घात की व्यापक समीकरण 2 चर में, 2 घात की व्यापक समीकरण, इसी को बोलते हैं कॉनिक। और ये आपके उसमें 2 वेरिएबल है, एक्स तथा वाई, 2 चर हैं यहाँ पे। 1 घात की आपने पढ़ी हुई है, यहाँ पे हमें लेनी है 2 घात की। तो 2 घात की इन जनरल जो मोस्ट जनरल इक्वेशन होगी वो हम ये लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है। इसमें एक वैल्यू होती है डेल्टा। तो 2 चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। डेल्टा को हम डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं, ए एच जी 3y3 का डिटर्मिनेंट है, या तो ये याद रखें, और या इसी को अगर हम तोड़ दें तो ये मिलता है ABC प्लस 2FGH माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर। ये डेल्टा की वैल्यू होती है। तो हम 2 चीज़ों के आधार पर हमें जब उससे पूछा जाएगा तो आपको ये इक्वेशन गिवन होगी, ये दिया जाएगा, पूछेगा ये कौन सा है, कौन है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आप डेल्टा फाइंड करेंगे और एक वैल्यू निकाली जाती है यहाँ एच स्क्वायर माइनस AB की, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू 0 आ सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और ये नेगेटिव आ सकती है। इधर भी आपका 0 डेल्टा या तो 0 आएगा या नॉन 0 आएगा। तो इन 2 चीज़ों के आधार पर हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं किस केस में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले पहला केस है कि यदि एच स्क्वायर माइनस AB 0 है और डेल्टा 0 नहीं है, ये केस है। हमें 2 चीज़ें चेक करनी है। तो अगर ये चीज़ हो रही है, इधर एंड लिख सकते हैं वह, तो ये आपका देगा परवलय। यानी कोई भी जनरल इक्वेशन हो 2 डिग्री की, अगर ये 2 चीज़ें होल्ड करेंगी तो परवलय होगा। ये आगे बढ़ती हैं। यदि एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 व डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तब ये होगा आपका दीर्घवृत्त। अभी क्रम क्रम से इन पर आएंगे। तीसरा केस है कि यदि एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 है व डेल्टा 0 नहीं, देन ये अति परवलय देता है, हाइपरबोला। और चौथा केस है कि यदि एच स्क्वायर माइनस AB 0 नहीं है व डेल्टा 0, तो 2 रेखाएं, तब ये क्या देगा, 2 रेखाएं। और इसी का पर्टिकुलर केस कह सकते हैं चौथे का ही, यदि एच स्क्वायर माइनस AB 0 है व डेल्टा भी 0 है, तो 2 रेखाएं तो देगा ही और साथ में वो दोनों रेखाएं समांतर भी होंगी। तो हम कह सकते हैं 2 समांतर रेखाएं। ठीक है। तो इन 2 चीज़ों के आधार पर हम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें कुछ यहाँ पर जो चीज़ें जनरल देखनी है। एक केस और बचेगा 5वां वृत्त का, उसकी हम अलग से बात कर लेंगे। वृत्त का केस देखने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें अलग से डिफाइन करनी है, इनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, तो हम इनको एक साथ ही लेके चलेंगे ताकि चीज़ें याद करने में आपको सुविधा रहे। तो 5वां केस जो है वृत्त का, इस पर ही बात कर लें। तो डेल्टा और उसके आधार पर हम कह सकते हैं 5वां जो केस है वो है A इक्वल टू B हो, H 0 हो, ये 2 चीज़ें अगर हो रही हैं
अगर डेल्टा ए इक्वल टू बी हो, एच जीरो हो, यानी एक्स वाई वाला पद ना हो। भाई एच जीरो मतलब एक्स वाई वाला पद नहीं होगा। तो सर्किल में कभी भी, वृत्त की इक्वेशन में कभी भी ये टर्म आपको नहीं दिखना चाहिए। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेम में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, 3x² 3y² -5x -13y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो ये भी एक सर्किल होगा और ये a इक्वल टू बी है और एक्स वाई वाला टर्म नहीं। अगर इसकी रेडियस फाइंड करनी है तो हमें 3 से डिवाइड कर लेना होगा, बाकी चीज़ें आप फिर फाइंड करेंगे। 3 से डिवाइड करके अब आप चीज़ों को उसी तरह कर सकते हैं, ये इस तरह। तो ये 5 माप का सर्किल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें क्रम से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से, पैराबोला फिर सर्किल और इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैराबोला और उनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट और इनकी इक्वेशन क्या होती है, इन पे हम बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ वक्र। तो अभी मैं इनकी कम से कम इक्वेशन की बात कर रहा हूँ और इनकी जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है उनकी बात करूँगा। तो इधर लिखते हैं वक्र और इधर लिखते हैं समीकरण, इधर लिखते हैं इसके प्राचलिक निर्देशांक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट और इधर लिख लेते हैं इसकी उत्केंद्रता। अभी हम बात करेंगे उत्केंद्रता की। उत्केंद्रता दो चीज़ों का रेशियो होता है, पी एस और पी एम का। पी मूविंग पॉइंट है और पी एम है पी बिंदु से नीता पर लंब। अभी इनकी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं परवलय से, जो स्टैंडर्ड वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अभी इसी की बात करनी है और सॉरी, इसको बोलते परवलय है और समीकरण इसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसके प्राचलिक निर्देशांक होते हैं AT² 280। ये x का मान होता है, ये y का। ये प्राचलिक निर्देशांक है। अगर प्राचलिक समीकरण पूछे तो x बराबर AT² और y बराबर 280, ये इक्वेशन हो जाएगी। उत्केंद्रता इसकी 1 होती है पैराबोला। दूसरे नंबर पर चलते हैं दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त में जब कुछ ना पता हो AB के बारे में तो हमें एक को ही बड़ा मानना, ये जनरल इक्वेशन होगी इसकी। और इस केस में जब हमें AB के बारे में पता नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम इन जनरल किसको बड़ा मानते हैं, ए। जब A और B के बारे में ना पता हो तो ए को बड़ा मानना है, अदरवाइज जो बड़ा है उसको बड़ा मानेंगे। यानी जब कुछ न दिया हो तो ए बड़ा होगा B से। यहाँ इसके प्राचलिक कोऑर्डिनेट होते हैं A cos थीटा B sin थीटा। प्राचलिक का मतलब होता है लाई करते हैं कर पर। इसकी उत्केंद्रता ऑलवेज लेस देन 1 होती है और E का मान यहाँ भी PS/PM होता है। इसी में दूसरा केस है जब A लेस देन B होता है, तो इक्वेशन तो यही रहेगी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी। और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी सेम रहेंगे और E की वैल्यू यहाँ भी 1 से छोटी रहेगी। बस कुछ कोऑर्डिनेट बदलते हैं, फोकस वगैरह, तो उनकी बात आगे होगी। अब थर्ड वन है अति परवलय। अति परवलय की समीकरण होती है x² अपॉन A² -y² अपॉन B² इक्वल टू 1। और प्राचलिक निर्देशांक होते हैं A sec थीटा B tan थीटा और यहाँ E की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है पैराबोला से। और पैराबोला में भी हमें सबसे पहले जो स्टैंडर्ड वाला पैराबोला है, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ परवलय भर दिया है और इन जनरल बात हो रही है परवलय भर दिया है, तो आप हमेशा ये इक्वेशन लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये स्टैंडर्ड है, बाकी इसकी फॉर्म और होती है। और अभी इन सब का वर्टेक्स यानी C0 0। सबसे पहले मैं इसका बिंदु पथ देखना चाहूँगा और इस पर ज़रा कोशिश करेंगे। बिंदु पथ का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है क्वेश्चन में, वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा कर्व बना रहा है। इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर कंपटीशन में। तो बिंदु पथ के सवालों का वैसे एक जनरल तरीका होता है, उस पर भी हम बात करेंगे और एक बार अभी भी बात कर लेते हैं। बिंदु पथ का भी हमें फाइंड करना हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जिस बिंदु का बिंदु पथ पूछा है उसको हम मान लेंगे HK, माना वो बिंदु HK। फिर इसके बाद जितनी भी गिवन कंडीशन है क्वेश्चंस में, सभी कंडीशन अप्लाई करेंगे और गिवन कंडीशंस और HK के रूप में एक समीकरण बनाएंगे। यानी गिवन क्वांटिटी जो भी होंगी उनके टर्म्स में और HK के टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे।
और एच के को लिख देंगे एक्स वाई। तो यही आपका बिंदु पथ होगा। बिंदु पथ में हमेशा एक समीकरण मिलेगी। वक्र का नाम पूछा जाएगा तो जो भी वक्र आ रहा है उसके हिसाब से बोल देंगे, अदरवाइज इक्वेशन से सीधे दिख रहा है तो वो भी बिंदु पथ कहलाएगा। तो डेफिनेशन इसकी ये होती है बिंदु पथ की कि एक मूविंग पॉइंट हम लेते हैं, लेट एक मूविंग पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, मूविंग पॉइंट हो गया और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गई। अब मैं आपसे कहूँ कि इस P को आप इस तरह मूव कराइए कि P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पर, तो परपेंडिकुलर की लेंथ सेम हो और PS बराबर PM रहे, PS इक्वल टू PM रहे। तो एक केस तो यही होगा कि ये होगा आपका M यहाँ। अब आपको इसको ऐसे मूव कराना है कि PS और PM की दूरी सेम रहे। तो इसके लिए हमें ये जो P है ये आपका मूविंग पॉइंट है, और तो आप इसको इस तरह बात कर सकते हैं। तो इसका दूसरा चित्र बना लेते हैं ये। तो ये हो गया आपका गिवन पॉइंट, फिक्स बिंदु, और ये हो गई आपकी फिक्स लाइन, फिक्स स्ट्रेट लाइन या गिवन स्ट्रेट लाइन, सरल लेखा। तो अब हमें P पॉइंट को इस तरह मूव कराना है कि P की दूरी S से, इस पॉइंट को हम लेट S अज्यूम कर लेते हैं और मूविंग पॉइंट को P, तो P को इस तरह चलाना है कि P की S से दूरी और P की इस रेखा से लंबवत दूरी सेम रहे। यानी मैं इसको जब चलाऊंगा इस तरह तो पैराबोला ही बनेगा कुछ इस तरह। जैसे P यहाँ पर होगा एक केस में, तो PS ये डिस्टेंस होगी और ये PM होगा। इसी तरह P यहाँ है तो ये PS होगा और ये PM होगा। तो PS इक्वल टू PM होगा हमेशा। PS इक्वल टू PM जब फॉलो होगा तब तक ये क्या रहेगा, पैराबोला। और ये फिक्स पॉइंट जो होता है ये नाभि हो जाएगी, और जो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है ये इसकी नियता हो जाती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जनरल डेफिनेशन है इसकी। कभी भी आपको एक जनरल इक्वेशन S दिया हो, एक फिक्स पॉइंट दिया हो, तो उसको आप हमेशा S मान लेंगे, और फिक्स स्ट्रेट लाइन को आप मैक्सिमम रूप में दी होगी आपको स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल जनरल होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन गिवन हो और फोकस गिवन हो या फिक्स पॉइंट गिवन हो, ये नाभि बोलते हैं इसे, और इसको नियता बोलते हैं। यानी जब नाभि नियता ज्ञात हो, आपको समीकरण निकालनी हो, तो हमेशा इससे लगा लीजिए PS इक्वल टू PM से। P होता है एक्स कॉमा वाई, किसी का बिंदु पर निकालना होता है, और PS होती है P व S के बीच की दूरी, और PM होता है P बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की माप। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। अब हम एक पर्टिकुलर पैराबोला लेके इसकी और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो पर्टिकुलर में जनरल वाला जो लेना है आपको वो आपका है y² इक्वल टू 4ax। इसी से चीज़ें अभी समझते हैं। तो ये पर्टिकुलर है, इसका वर्टेक्स 0 0 होता है। इसी के आधार पर मैं कुछ डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगा। तो ये मैंने बना लिया, परवल है y² इक्वल टू 4ax। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपकी नाभि होती है S, तो यहाँ नाभि की कोऑर्डिनेट होते हैं A0, और इस पॉइंट को बोलते हैं नाभि। ये होता है आपका शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष है आपका 0 0 वर्टेक्स, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा शीर्ष से जितनी दूरी नाभि की होती है उतनी ही दूरी नियता की होती है, और ये दूरी A के बराबर होती है। A अभी हम बात करेंगे क्या है, और इसकी इक्वेशन होगी यहाँ पे x बराबर माइनस है। ये पर्टिकुलर लाइन है जो y के समांतर है। P यहाँ आपका मूव कर रहा होगा x कॉमा वाई, तो ये नाभि हो जाएगी, ये शीर्ष है और ये नियता है जहाँ कट कर रही है। तो शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी ही दूरी पर नियता, ये नाभि कहलाती है। ये शीर्ष है, शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। अब हम आगे बढ़ते हैं परवलय की अक्ष। तो ये कहलाती है परवलय की अक्ष। यहाँ पे अक्ष है x अक्ष, और अगर नाम पूछा जाए तो x अक्ष, और समीकरण पूछी जाएगी x की तो आप लिखेंगे y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष की समीकरण y बराबर 0 होती है। तो ये अक्ष हो गई, और अक्ष हमेशा उस रेखा को अक्ष बोलते हैं जिस पर नाभि स्थित हो और वो शीर्ष पर खींची हुई स्पर्शी के लंबवत हो, और नियता भी उसके लंबवत हो। अब हम आगे बात करेंगे नाभि लंब की। तो नाभि लंब है नाभि से जाने वाली वह जीवा जो अक्ष के लंबवत हो जाए, नाभि लंब कहलाती है। इसकी पूरी लेंथ होती है नाभि लंब की P P डैश मान लेते हैं इसे, तो P P डैश होता है आपका 4a।
तो ये इतनी टूए होती हैं, ये नाभिलंब कहलाती है। और नाभि जीवा ही नाभिलंब बनती है। तो मैं नाभि जीवा की बात आगे करना चाहूँगा। और नाभि जीवा को अगर हम अलग से बना के दिखाने की कोशिश करें तो नाभि से जाने वाली जो भी इसकी जीवाएँ होती हैं ये सब क्या कहलाती है? नाभि जीवा। नाभि जीवा ही एक पर्टिकुलर केस में क्या बन जाती है? नाभिलंब, जब ये एंगल 90 हो जाएगा। प्राचलिक निर्देशांक हम इसके पहले देख चुके हैं। जब प्राचलिक से सवाल करना होगा तो x, y की जगह हम मानेंगे AT स्क्वायर 2AT। खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में उसकी ज़रूरत होगी। तो अब हम नाभि जीवा के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। नाभि जीवा की डेफिनेशन, परवलयटी वह जीवा जो नाभि से होकर जाए। परवलयटी वह जीवा है, क्योंकि अनंत हो सकती है इनकी संख्या। परवलयटी वह जीवाएं जो नाभि से होकर जाए, नाभि जीवा कहलाते हैं। और यही एक केस में जब नाभि जीवाक्ष के लंबवत हो जाए तो ये नाभिलंब बन जाएगी। तो अब हमें इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखना है, इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो इसमें फेमस क्वेश्चन है, चलिए उसी की हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक, नाभि जीवा के वर्टेक्स गिवन या इसके एक्सट्रीमिटीज गिवन, एक सिरे के निर्देशांक AT1 स्क्वायर 2AT1 है तथा दूसरे सिरे के AT2 स्क्वायर 2AT2, तब सिद्ध करो T1 गुणा T2 बराबर -1। इसकी हमें ज़रूरत भी कई जगह पड़ती है, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2 इक्वल टू -1/T1। यानी हमें एक के पता हो दूसरे के निकालना हो तो T की जगह रख देते हैं -1/T। तो हमें बेसिकली यहाँ देखना है कि अगर नाभि जीवा के दोनों सिरे गिवन हो T के टर्म्स में तो ये रिलेशन होल्ड कैसे करता है। पर वाला यहाँ आपको जनरल वाला लेना है। ये मान लिया मैंने नाभि जीवा ले लिए, एक कोऑर्डिनेट मान लिया P और एक सिरा मान लिया Q। ये नाभि से जाएगी A0 से कन्फर्म। इसके निर्देशांक हमें गिवन है AT1 स्क्वायर 2AT1 और इसके भी दिए हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट हैं PSQ ये कोलिनियर है, इनकी स्लोप भी सेम होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि PS लाइन की स्लोप और SQ लाइन की स्लोप सेम होगी। अब PS और SQ की स्लोप निकाल के इक्वल कराएंगे। P और S की बीच की दूरी, सॉरी स्लोप इनकी दोनों इक्वल कराएंगे, क्योंकि इस तरह में लेना है कि ये तीनों पॉइंट यूज हो जाए आपकी। तो P और S की स्लोप आपकी आएगी x1 y1 और ये x2 y2, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी तरह आएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ये काटने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा T1 गुणा T2 बराबर -1। तो हमें ये काम आएगा जब हमें एक सिरे के पता होंगे और हमें दूसरे के निकालने होंगे, तो आप इसको अब डायरेक्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे। तो मैं बिल्कुल जनरल बोल सकता हूँ कि यदि एक सिरे के निर्देशांक नाभि जीवा के, यदि नाभि जीवा के एक सिरे के निर्देशांक AT स्क्वायर 2AT हों इन जनरल, तब T बराबर -1/T रखकर हम दूसरे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हमेशा। T की जगह क्या रख देंगे -1/T। तो क्या हो जाएगा, अगर एक सिरे के AT स्क्वायर 2AT हैं तो दूसरे के होंगे A/T स्क्वायर -2A/T। ये हमने वहीं से लिखा है कि T1 गुणा T2 क्या होता है -1। तो आपको इसको याद रखना है, कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी और इसको क्लियर रखेंगे सब। अब हम नाभि जीवा के जो खंड होते हैं उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आगे हम इसकी बात करना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस नाभि जीवा के खंड की बात कर लूँ। तो ये कोई परवलय लिया मैंने और ये मान लिया एक नाभि जीवा है।
पी एस, ये नाभि से जाएगी। तो नाभि जीवा के जो खंड हैं ये होते हैं पी एस और एस क्यू, यानी नाभि परवलय की जो नाभि है वो नाभि जीवा को जिस अनुपात में बांटती है, जो भी खंड करती है वही नाभि जीवा के खंड कहलाते हैं। यानी यहाँ पे एक खंड होगा पी एस और एक खंड होगा आपका एस क्यू, ये नाभि जीवा के खंड कहलाते हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी लंबाई भी पूछी जाती है, तो मैं इसी में चलता हूँ। अभी क्वेश्चन के थ्रू ले लेता हूँ। सिद्ध करो सिद्ध करो परवलय बाई पावर ऑफ 4ax की नाभि जीवा की लंबाई a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर होती है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ से भी हम फाइंड कर सकते हैं और सीधे इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। हमने बिंदु पथ में देखा था कि परवलय के लिए हमेशा पी एस बराबर क्या होता है, पी ए। इस पॉइंट से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लेंथ निकालते हैं, दोनों अलग अलग, उससे जो लेंथ वाला प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये लिया मैंने पैराबोला और ये एक ले ली नाभि जीवा फोकल पॉइंट एस, ये पी है और ये आपका क्यू। अब हमें सबसे पहले पी एस एस क्यू निकालना है। तो मैं पी को, अब टी के टर्म्स में हमें चाहिए, तो पी के कोऑर्डिनेट तो मैं टी स्क्वायर 280 मान सकता हूँ। अब हमें क्यू के डायरेक्ट उस चीज़ का यूज करते हुए लेना है, ए अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी। ये दूसरे हो गए। हमें बेसिकली लेंथ निकालनी है पी क्यू। तो एक तो हम सीधे सीधे इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी से लेंथ निकाल सकते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर माइनस ए बटे टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस और ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2a अपॉन टी का होल स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व कर लें, इससे बिल्कुल आपको यही वैल्यू मिलेगी जो चाहिए। लेकिन ये लेंथ, ये वाली जो अप्रोच है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी ठीक है ये भी। लेकिन इसको हम अगर ज्योमेट्री से करें तो ज़्यादा आसानी से निकलेगी और उससे हमारे जो अलग अलग खंड हैं वो भी आ जाएंगे। वैसे हम अलग अलग खंड यहाँ से भी निकाल सकते हैं। a,0 ये होंगे तो p और s के बीच की दूरी, s और q के बीच की दूरी निकालें। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप फिगर से जो इसकी ज्योमेट्री है वहाँ से इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए उसी को देखते हैं। ये वाला भी आप सीख सकते हैं। हमें लेंथ देखना है किस तरह निकलेंगी अलग अलग और पूरी लेंथ समझना है। तो चलिए ये हमने लिया पैराबोला और यहाँ पे मूविंग पॉइंट हमें पी लेना होगा, ये ले लिया ले, और इसकी जो फोकस नाभि है वो एस ले ली। इसके कोऑर्डिनेट है ए जी, नीता मान लिया कि ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स बराबर माइनस ए, यानी ये डिस्टेंस ए होती है और इसकी इक्वेशन होती है एक्स बराबर माइनस ए। तो अब हमें P और S अगर देखना हो तो ये PS डिस्टेंस है और ये PM है, ये हमेशा इक्वल होती है। एक केस में यहाँ होगा, एक केस में P यहाँ भी होगा, PS इक्वल टू PM। तो हमने कहा कि P जब यहाँ, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे AT स्क्वायर और 2AT। एक केस में P यहाँ भी होगा इधर, तो यहाँ भी आपका PS और ये PM इक्वल होंगे। पहले हम ऊपर वाले की बात करेंगे, तो हमें PS चाहिए और PS इक्वल होगा PM की, और PM डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये डिस्टेंस है जो, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी AT स्क्वायर होगी क्योंकि इसका भुज है, और ये डिस्टेंस A होगी। तो जो PM दूरी है वो दूरी के लिए है, तो प्लस में लेंगे आप फॉर्मूले A प्लस AT स्क्वायर, ये आपकी आ गई PS। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए इसमें, तो ये लेंथ होगी A अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट होते हैं A अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2A बटे टी। तो जो PM लेंथ है ये PS डैश कह सकते हैं इसे, तो ये बराबर होगी आपकी PM के यहाँ की, यानी ये जो SQ है
ये बराबर होगा पी एम डैश के, इधर मान लेंगे ये एम डैश है, तो इस तरह ये भी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ये होगी ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए। तो दोनों डिस्टेंस आ गई आपकी। तो ये जो इसके खंड होते हैं L1 L2 अगर हम इसे मान लें तो एक खंड होता है आपका a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर और दूसरा होता है a इंटू वन प्लस टी, एलसीएम ले लें, बटे टी स्क्वायर। ये तो इसमें हम पूरी लेंथ अगर निकालना चाहें PS तो दोनों को ऐड कर देंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे L1 प्लस L2 तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, a इंटू टी स्क्वायर प्लस वन कॉमन है, और फिर एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आएगा a इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बटे टी स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इकट्ठा भी इसे होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो आपने दोनों लेंथ L1 L2 भी समझ लिए और ये भी समझ लिया। अब इसी में क्वेश्चन और बनता है, उसको भी ले लें। यदि y स्क्वायर बराबर 4ax के नाभि जीवा के खंड L1 व L2 हो तो सिद्ध करो 1/L1 प्लस 1/L2 बराबर 1/a। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। तो बस अब आपने L1 L2 अभी सीखा था, और लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको L1 L2 फिर दिखाने होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया है, जो PS है वो आया था आपका a प्लस ए टी स्क्वायर, और जो आपकी दूसरी वैल्यू थी पी एच डैश कह लीजिए या L2, तो वो आई थी आपकी a प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर। अलग अलग भी मैंने फाइंड किए थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अब हमें इन दोनों की वैल्यू रखना है लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड है 1/L1 प्लस 1/L2। L1 की वैल्यू होगी आपकी a इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, और इसकी होगी a इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर ही जाएगा टी स्क्वायर। एलसीएम सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस वन बटे a इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा 1/a। इस तरह प्रूव हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो ये आपका T1 T2 बराबर -1 हो गया, और ये थ्योरम भी हो गई। अब और इसमें आगे चलते हैं, और जो शिफ्टेड वाले पैराबोला हैं वो 3 अन्य पैराबोला हैं, जरा उनकी बात करते हैं। तो टोटल आपकी जो फॉर्म होती हैं वो 4 हैं। एक तो ये अभी आप पढ़ रहे हैं, और दूसरी वाली होती है इसकी -4ax, तीसरा होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, और x स्क्वायर बराबर -4ay। सबके आपको फिगर याद रखनी है, और कम से कम नाभि और नीता। पहले वाले का फिगर ये होता है, और नाभि होती है a0, और नीता होती है x बराबर -a। दूसरे वाले का फिगर इस तरह होगा ये, और नीता होगी x बराबर +a, नाभि होगी -a0। तीसरा वाला है जो ओपनिंग अपवर्ड है, समथिंग लाइक इस तरह होगा, और नाभि होगी 0a, और नीता होगी y बराबर -a। जो चौथा है वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और डायरेक्ट्रिक्स नीता होगी y बराबर a, और नाभि होगी 0, -a। तो आपको सबकी नाभि और नीता याद रखना है। एक साथ भी अगर बनाना चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं याद रखने की दृष्टि से। ये हुआ आपका ओपनिंग राइट, ये हुआ ओपनिंग लेफ्ट, तो इसकी नाभि यहाँ होगी, ये यहाँ होगी। तो ये है आपकी y स्क्वायर बराबर 4ax, और ये आपका माइनस वाला। इस तरह भी नाभि हमेशा इन बिटवीन पैराबोला होगी, और डायरेक्ट्रिक्स बैक साइड में होगी। और जो दो और होती हैं वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये आपका है -4ay का, और ये लाल वाला जो ओपनिंग अपवर्ड है ये +4ay। अभी आप इसमें 12th में इसका एरिया भी पढ़ेंगे आप। वैसे एरिया इसका 16/3 a स्क्वायर होता है, अभी आगे बात होगी। तो इस पत्ती का टोटल चारों का पूछा होगा, तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा।
अगर ए और बी अलग अलग हैं, 4ax है, 4by है, तो 16/3 AB होता है। फिलहाल यहाँ आपको इक्वेशन समझनी है और नाभि नीता चारों की याद रखनी है। ये पहली वाली नाभि A0 वाली ये है, ओपनिंग अपवर्ड वाली की नाभि है 0A, और ओपनिंग लेफ्ट वाली की नाभि है -A0, ओपनिंग डाउन वाली की नाभि है 0 - A। और सभी की नीताएँ हमेशा बैक साइड में होगी। जैसे ये पैराबोला है तो नीता ये होगी, पैराबोला ये है तो नीता ये होगी। अगर पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट है तो ये राइट साइड में होगी। तो ये इनके प्रकार थे और सबकी नाभि नीता आपको याद रखनी है। पर्टिकुलर लाइंस के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं नीता की समीकरण अकॉर्डिंगली, इसी तरह आप लिख लेंगे। अब जरा शिफ्टिंग की बात करते हैं कि यदि शीर्ष 0 0 ना हो, सभी की शिफ्टिंग किस तरह होगी। यदि शीर्ष एच के हो सभी की, तो सबकी इक्वेशन आपको लिखने के लिए शीर्ष अगर 0 0 नहीं है तो आप पहले इसको इस रूप में बदलेंगे, फिर x की जगह आप रख देंगे जो भी इक्वेशन है उसमें x की जगह रख देंगे x - h, और y की जगह रख देंगे y - k, जहाँ h के हो जाएगा आपका शीर्ष 0 0 से h के शिफ्ट होगा। तो जो पहला वाला है ये वाला जो होता है y² = 4ax, अगर ये शिफ्ट होगा तो इस तरह का ही होगा, जहाँ भी होगा, यानी ओपन होगा ये कहाँ पे, राइट में, और एक्स एक्सेस के पैरेलल में इसकी अक्ष होगी हमेशा जहाँ भी होगा। तो ये भी जो शिफ्ट होगा, ध्यान रखिएगा रोटेट नहीं होना है। तो यहाँ पे इक्वेशन अब आपकी हो जाएगी y² = 4ax पहले होती है, अब होगा y - k का होल स्क्वायर = 4ax - h, ये इक्वेशन होगी। ये जनरल है, आप चारों में ये चीज़ लगा सकते हैं। ये इस तरह शिफ्ट होंगे, बाकी चारों को भी आप इसी तरह शिफ्ट कर सकते हैं, उनकी इक्वेशन भी इसी तरह लिख लेंगे। तो इसको देखते हैं, जैसे ये शिफ्ट होगा जब ये वाला, अभी तो यहाँ 0A होती है ना, अभी 0 अब ये शिफ्ट होगा तो ये आपका इस तरह होगा, ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगा, कोऑर्डिनेट कहीं भी हो सकती है, ये इस तरह आएगा। तो बस इसकी जो एक्सेस होगी, ये एक्सेस आपकी y-अक्ष की पैरेलल होगी, ये ध्यान देना है। इसकी एक्सेस ये होगी, इसकी एक्सेस ये होगी। तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है आपका x² = 4ay, ये इक्वेशन होगी अब आपकी x - h का होल स्क्वायर और 4ay - k। इसी तरह अकॉर्डिंगली सभी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नाभि भी चेंज होगी। पहले आप इसके लिए निकालेंगे, इसको कैपिटल X अज्यूम कर लेंगे और इसको कैपिटल Y, फिर आप h के से इसको ट्रांसफर करेंगे। आगे की जो फॉर्म है इनको भी इसी तरह बात करेंगे, और इसकी जो कुछ और थ्योरम्स हैं इससे संबंधित कुछ की चर्चा हम अभी करते हैं, और फिर इसके नेक्स्ट टर्न में ये आपका पहला है इसका पैराबोला का। तो अब हमें जो आगे बात करनी है इसकी जो टेंजेंट होती है और किस किस फॉर्म में क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और शिफ्टिंग वाली बात हमने कर ली है, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके, और इसकी m के पदों में स्पर्शियाँ देखेंगे, और पैरामीट्रिक पॉइंट हमने 80 ² 280 पहले देख ली है, और कुछ पैराबोला से संबंधित थ्योरम्स भी हैं जिनको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आपको स्पर्श रेखा की बात करना चाहूँगा। तो ये भी जनरल तरीका आपको याद रखना है और सभी वक्रों के लिए ट्रू रहेगा, 2 डिग्री के जितने भी आपके सिलेबस में। तो मैं इन जनरल बात करना चाहूँगा। 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है ax² 2hxy by² 2gx 2fy + c = 0, ये मोस्ट जनरल है। इसी से आपको ये y² = 4ax x² = 4ay सब यहीं से मिले हैं किसी न किसी पर्टिकुलर केस में, दीर्घवृत्त भी यहीं से मिलेगा, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। इस वर्ग का कोई भी कर्व दिया हो तो इस तरह के किसी भी कर्व की, चाहे ये हो तो ये पर्टिकुलर हो जाएगी, इस तरह के किसी भी कर्व की
ये सांको कह सकते हैं इसे, या कर्व वक्र कह सकते हैं। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि सांको की बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा, इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे और कैलकुलस से भी प्रूव होता है। सांको की बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। तो इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, जहाँ भी कर्व में एक्स स्क्वायर लिखा है उसकी जगह आप लिख देंगे एक्स x1 और वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देंगे वाई y1 और x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 y2 और y की जगह रखेंगे y प्लस y1 y2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो एडिटिव रहेगा। यानी जो चीज़ें हैं उन्हें इसमें से अगर कोई भी चीज़ है तो इसी तरह बदलेगी और जो चीज़ इसमें नहीं है तो वो ज्यों की त्यों रहेगी। जो चेंज नहीं होना है वो वैसे ही रहेगी, जिन्हें बदलना है उन्हें बार चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ से सूत्र भी लिख सकता हूँ जितने कर्व हैं आपके, तो मैं पहले इसी को आपको बता देता हूँ और इसको याद भी रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सभी कर्व की आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ टेंजेंट की। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ वक्र, यहाँ पे ले लूँगा x1 y1 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्शी लिख देते हैं। स्पर्शी का मतलब स्पर्शी भी एक सरल रेखा होती है। पहला था आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि वाई स्क्वायर की जगह क्या आना है वाई y1 और x की जगह आना है x प्लस x1/2। जो है उसे बदलना है, बाकी को नहीं बदलना है। तो ये पूरा सॉल्व होके हो जाएगा वाई y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो पहला हो गया। इसी तरह कोई भी पैराबोला हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये होगी आपकी x(x1) इक्वल टू 4ay प्लस y1/2। सभी के लिए वैलिड है। दीर्घवृत्त हो, अभी आगे पढ़ेंगे आप, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी वह x1 y1 पर टेंजेंट चाहिए हो तो एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1) और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहता है। ये हो गया। सर्किल भी ले लेते हैं पर्टिकुलर वाला, पेन 0 0 हो और जनरल दोनों में आएगा। इसका इसकी x1 y1 पर होगी x(x1) और y(y1) बराबर ए स्क्वायर। इसी तरह अति परवल है तो बस इधर माइनस हो जाएगा, तो इसी के साथ आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा ये तो x1 y1 पे है और x1 y1 की जगह कभी कभी आपको पैरामीटर कोऑर्डिनेट पे भी निकालनी पड़ सकती है, तो x1 y1 की जगह फिर आप जो भी उसका पैरामीटर है वो ले लेंगे। खासकर थियोरटिकल क्वेश्चंस में यही पॉइंट लिए जाते हैं ताकि वेरिएबल कम रहे, उसका ध्यान देना होगा। तो चलिए मैं अब m के टर्म्स में भी स्पर्शी की बात करूंगा और x1 y1 पर भी बात करेंगे। तो मैं सबकी जो स्पर्शी m के पदों में है उसकी कंडीशन, और ये तो हो गई आपकी x1 y1। अगर सीधा सीधा कोई भी क्वेश्चन से पॉइंट दिया है तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन से भी ये होगा, लेकिन अभी वो टॉपिक आप 12th में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले m के पदों में स्पर्शी लिखूंगा, और तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वक्र, यहाँ कहूँगा m के पदों में स्पर्शी। ये आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी, m के पदों में स्पर्श रेखा की समीकरण या स्पर्शी। तो पहला वक्र है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। x1 y1 भी तो आपने निकाला, तो m के पदों में होती है इसकी mx प्लस a/m। ये जो a और m है ये आपका पैराबोला से आएगा, m आएगा स्ट्रेट लाइन से, जो भी होगी। और या ये भी कह सकता हूँ मैं कि m के पदों में है तो हम कहेंगे इसकी स्ट्रेट लाइन होगी mx प्लस c, और जहाँ c की वैल्यू होगी a/m, c a/m के इक्वल होगा। दूसरा है दीर्घवृत्त, तो इसकी m के पदों में होगी y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये m के पदों में हो गई आपकी दीर्घवृत्त की, अंडर रूट आएगा जब, और माइनस है अगर तो इधर माइनस आ जाएगा इधर, बस बाकी सेम रहेगा। तो m के पदों में बेसिकली हमें परवलय की और इसकी याद रखनी होगी। और अगर हमें वृत्त, अगर हमें दो याद हैं, परवलय की याद रखनी पड़ेगी। इससे हमें और कहीं फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन इस पे सवाल हमें बनते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसे याद रखेंगे। और दीर्घवृत्त व अति परवलय और वृत्त
इनका आप एक से काम चला सकते हैं। तो मैं फिर से इसे बताने की कोशिश करूँगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax की m के पदों में तो आपकी आई थी mx प्लस a बाई एम, ठीक है। और c की वैल्यू a बाई एम होती है। यहाँ कंडीशन भी हमें याद रखना है, c की शर्त। पहले तो हम ये कहेंगे ना कि सभी की स्क्वायर c है mx प्लस c, तो c हमें अलग अलग याद रखना है सबको। जैसे वृत्त परवलय का c होता है a बाई एम, और दीर्घवृत्त का c होता है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अति परवलय का ये होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वृत्त के लिए हम b की जगह भी a रख देते हैं। तो c की वैल्यू दीर्घवृत्त के लिए होती है अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अति परवलय का जो c होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद दीर्घवृत्त का जो c है, दीर्घवृत्त हो गया सॉरी वृत्त, वृत्त का c है जो वहाँ भी b की जगह a रख देंगे दीर्घवृत्त वाले में, b बराबर a, और b की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देंगे तो अति परवलय मिलेगा। तो इसका c आता है a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आप शिफ्टेड वाले में भी ये चीज़ें लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न जब इसका होगा तो आगे की चीज़ें इसकी बताएंगी। अब आज हमने सिर्फ इसकी जो बेसिक चीज़ें थी उन पर बात करी है, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे की दृष्टि से, तो इसको ढंग से आप तैयार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।